नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी बहुत खुशी है आपके दर्शकों से दोबारा मिलने के लिए। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि क्या स्किन भी सांस लेती है? अगर स्किन भी सांस लेती है तो इंसान को स्किन का ध्यान नहीं रखता है तो इंसान को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि नाक से हम सभी सांस लेते हैं, लेकिन स्किन से सांस लेने के बारे में हर किसी को नहीं पता है। तो आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। आप हमें बताइए कि स्किन अगर ठीक से सांस नहीं ले पाती है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं? स्किन का लैटिन में डर्मा बोलते हैं। ल्यूकोडर्मा को जो डिसीज होता है वो स्किन के प्रॉब्लम से होता है। सोरियासिस हो जाता है अगर पक जाए तो। शुरू में ल्यूकोडर्मा होता है और खुजली होती है, बहुत सारी जगह जगह में खुरचते हैं। जितना खुरचोगे और ज्यादा बीमारी बढ़ जाता है। ये खुरच क्यों हो रही है कि जो एक पतला सा एक रसायन निकलता है चर्म से, जो कि जला देता है चर्म को, इसलिए खुजाते हैं। हल्का थोड़ा थोड़ी मात्रा में निकलती है और खुजा खुजा के उसको जरा बढ़ा देते हैं लोग। खुजाए बगैर तो रहा नहीं जाता, बहुत डिस्टर्ब करता है वो। इसलिए क्या करते हैं लोग, कुछ दवाई लगा देते हैं चर्म के ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए खुजाहट तो रुक जाता है, लेकिन वहां पर एक घाव सा बन जाता है। वो बंद हो जाता है लेकिन दोबारा शुरू होता है खुजली। थोड़ी देर के लिए वो बंद कर सकता है, लेकिन काफी देर के लिए नहीं। इसलिए बार बार दवाई लगाने से ये रोग दूसरी जगह से शुरू होता है। जगह जगह में ये घाव बन जाता है और ल्यूकोडर्मा पूरे शरीर में फैल जाता है। इसका कारण भी देखना जरूरी है। जैसे हमारा सांस लेने का प्रयास है, उसमें हम ध्यान न लें तो ये बाद में जो है स्किन ब्रीदिंग पर जोर लगाता है। ये चर्म से जो हम श्वास लेते हैं उसको अच्छा रखने के लिए एक तो हमें कपड़ा ऐसा पहनना पड़ेगा जो कि चर्म के जो सुराख हैं उसको, उसके जरिए जो सांस आ रहा है उसको निकलने के लिए कोई रुकावट ना बने। लोग शैम्पू ना इस्तेमाल करें, साबुन इस्तेमाल ना करें, और ऐसे टेरिलीन का, ऐसे जो सूती नहीं हो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। ये सब अगर देखभाल करते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो जाता है, जो खुराक हम खा रहे हैं उसमें ऐसे गंदगी ज्यादा ना बने जिसकी वजह से स्किन एलिमिनेशन करना जरूरी पड़ जाता है। जो काम समर में या गर्मी के मौसम में चर्म से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और सर्दियों में पेशाब ज्यादा होता है, ये दोनों काम जो है समर और विंटर में बढ़कर जाता है। तो ज्यादातर ये बीमारियां उन लोगों को हो जाता है जिनका खुराक में क्षार पदार्थ कम होता है। ये क्षार पदार्थ क्या है और कहाँ से मिलता है? जो हमारे शरीर के अंदर तेल का वस्तु, फैट जिसको बोलते हैं, ऐसे वस्तु जो ज्यादा खाते हैं उनका हाजमा होता है लिवर से। पेट के बाद जो नली निकलता है वो उसको डिओडेनम बोलते हैं।
वहाँ पर लीवर के जरिए जो फैट डाइजेशन होता है, उसके लिए डाइजेस्टिव जूस, पाचन के लिए जो रसायन लीवर से बनता है उसका ताकत कम हो जाता है, क्योंकि क्षार पदार्थ ही नहीं खा रहा है ये इंसान। फल तो खा लेता है आराम से, लेकिन कच्चे सब्जियों को खाना बंद हो जाता है। एक ज़माने में हम लोग कच्चे सब्जी खूब खाया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कम हो गया। और पका के जो खाते हैं उसमें भी ज़्यादा तेल लगाते हैं और जला के पचाने में मुश्किल हो जाता है। अगर क्षार पदार्थ ही नहीं खाएंगे, जितना भी तेल का या फैट पदार्थ खुराक से जाता है उसका हाजमा कम हो जाता है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए, जिसको स्किन एलर्जी होता है, स्किन के अंदर किस्म किस्म की जो बीमारियां होते हैं, उसके लिए ऐसा चीज खाना चाहिए जिससे कि फैट हमारा डाइजेस्ट हो जाए। एक किस्म का तेल हमारे चर्म में एक निकल के आता है, जिसके वजह से हमें अच्छा लगता है। और इसकी जगह में तेल चर्म में हो ही ना, सूखा चर्म बहुत डिस्टर्ब करता है। कुछ लोगों का जो सूरत है, जो बहुत अच्छा चर्म की वजह से होता है। एक एक्ट्रेस हुआ करती थी फिल्मों में, जिनका नाम है नूरजहां। कई सालों तक उसके चेहरे में जवानी छलकती थी। अखबार वालों ने उससे पूछा कि आपकी सूरत इतना अच्छा क्यों है चर्म का, जिसका रहस्य क्या है? तो उसने ये बोला कि मैं रोज अपने मुंह चेहरे को पानी से धोती हूँ। बार बार ऐसे धोने से ये जो पसीना जो निकलता है वो सूखता नहीं है चेहरे में, और चेहरे के जो अंदर जो चर्म है उसका सुराख वो खुल जाता है, और चर्म का जो ढीलापन है वो सिकुड़ करके सख्त हो जाता है, और चेहरा और जवानी से छलकता है। ये तो उन्होंने बताया, लेकिन जितने लोग अपने चेहरे को ही नहीं पूरे बदन को अच्छा साफ रखते हैं, जो कि साबुन नहीं लगाते, शैम्पू नहीं लगाते, और अगर नहाते वक्त ये गीला तौलिया रख लो छोटा सा, उससे बदन पोंछ लो और अच्छी तरह से सुराखें खुल जाती हैं और सांस लेना बहुत आसान हो जाता है। और ये एक्सरसाइज करते वक्त ये ध्यान रखें कि रोज थोड़ी देर दौड़ लगा के आए। दौड़ लगाने से सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर के तापमान बराबर से बढ़ता है, और जो भी हाजमा का काम है वो भी अच्छी तरह से होता है। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए 5 गाइडलाइंस है। वो क्या है? एम्पल एक्सरसाइज, काफी मेहनत करना, कोई व्यायाम करना। एडिक्वेट रेस्ट, जितना जरूरत है उतना आराम भी करना। पॉजिटिव फूड का मतलब पथ्य आहार, वो जरूर खाना है। और पॉजिटिव थॉट्स, जो हमारे विचार हैं वो सीधे होना चाहिए, गलत विचार नहीं होना चाहिए। और 5वां जो है सबसे जरूरी, वो क्या है? एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें हमारे
हुनर और जुनून के जोड़ से कोई ऐसा व्यवसाय करे जिससे कि दूसरों का मदद मिल जाए। दूसरों को सहायता करने के लिए जो इंसान अपना कोई भी काम नहीं करेगा उसके दिमागी परेशानी बढ़ जाता है। जब आप दूसरों को सहायता करने के लिए कुछ ना कुछ काम रोज करेंगे तो उससे उत्साह बढ़ता है। तो उत्साह क्या करता है? पाचन क्रिया को अच्छा होने देता है। और जब भी हम परेशान होते हैं तो उससे सर्कुलेशन खराब हो जाता है, खून का रफ्तार कम हो जाता है और इससे बहुत सारे एलिमिनेशन का काम रुक जाता है। एलिमिनेशन का मतलब है जो गंध है शरीर में, गंदे पदार्थ है, उनको निकालने के लिए समय समय पर बदन को मौका मिलना चाहिए। अगर ये नॉर्मल चैनल जिसको बोलते हैं उस वहाँ ठीक से नहीं होते हैं तो अबनॉर्मल चैनल से अपने आप शरीर गंदगी को निकालने का प्रयत्न करता है। एक बार एक जगह वाटिकन सिटी नाम का एक शहर है जहाँ ईसाइयों का जो पोप जिसको बोलते हैं वहाँ रहते हैं। ये एक सिटी ही नहीं है, ये कंट्री, एक देश है। सारे क्रिश्चियंस जो है वाटिकन सिटी जरूर विजिट करते देखते हैं। वहाँ एक बार क्या हुआ कि हर साल क्रिसमस के दिन जुलूस निकलता है। जुलूस में झांकियाँ निकलते हैं। झांकियों में एक बार एक बच्चे को गोल्ड पेंट करके उसमें लिखा था बेबी जीसस और उसको एक कुटिया के बाहर एक छोटे बिस्तर बनाकर उसमें रखकर बत्तियां उसके ऊपर लगा रहे हैं और जुलूस में निकल रहा झांकी। लोगों ने देख के जीसस जीसस और बहुत खुश हुए कि जीसस का दर्शन हो गया। लेकिन जुलूस के अंत में वो देखते हैं कि वो बच्चा मरा पड़ा है। ओह माय गॉड, कैसे कोई क्या मर गया? ऐसे उसको कोई जहर तो दिया नहीं। 1.5 घंटे का जुलूस में उसका चर्म से जो श्वास होना था वो बंद हो गया। नाक तो खुला था, फिर क्यों मर गया? इससे ये पता चला कि जो चर्म से सांस हम लेते हैं वो नाक से सांस लेने से ज्यादा जरूरी है। इतना जरूरी काम अगर ठीक से ना हो तो इंसान मर सकता है। इसलिए हमें देखभाल करना चाहिए कि हमारा चर्म का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए जो मार्गदर्शन हमें मिला है वो ये है कि कच्चे सब्जियों का सलाद रोज खाना चाहिए और बदन में ऐसा कपड़ा पहने, सूती कपड़ा, जिससे हवा अंदर बाहर निकलने में आसान हो। और खेल कूद में जाना चाहिए, बाहर टहलने के लिए जाना चाहिए और हम अपने शरीर के ऊपर हवा लगने के लिए मौका देना चाहिए। अभी आपने बात करी खाने पीने की, तो क्या उसमें खट्टी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि जिनको स्किन की डिजीज़ होती है उनको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। खट्टी चीज का मतलब है तेजाब। तेजाब से बनता है बहुत सारे परेशानी। हमारे शरीर में 80% क्षार पदार्थ होना चाहिए और 20% तेजाब का पदार्थ होना चाहिए।
खून का क्वालिटी अगर ऐसा ना हो तो शरीर का अंदर कई किस्म की बीमारियां आती हैं। खुराक को अगर हम ज्यादा क्षार के पदार्थ खाते रहें तो हमें ये पदार्थ मिलेगा। इस अगर हम ज्यादा से ज्यादा खट्टा चीज, अचार खाएं, चटनी खाएं, बहुत जो ऐसे चीजें खाएं, तला हुआ चीज खाएं, ये सब तेजाब बनता है। सिर्फ सब्जियों से मिलता है क्षार पदार्थ। और कितना हम सब्जी खाते हैं? थोड़ा सा। हर खुराक हम कहते हैं कि हाँ हम तो खाते हैं सब्जियां, खाने के बीच में थोड़ा सा कच्चा सब्जी डाल देते हैं, कभी खीरा, कभी मूली, कभी गाजर, बाकी तो पका हुआ खाना है। और थोड़ा सा सलाद भी खा लेते हैं साथ में। ये सलाद खाना जो है और बुरा है। ये क्यों बुरा है? क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत सब्जी खा रहे हैं उसका गुण भी मारा जाता है बाकी पदार्थ से। यहाँ मैं आपको दूसरी बात, 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि खाना जब हम बनाते हैं या खाना पकाते हैं, हम सब्जियां बनाते हैं जब, तो उसमें हम तेल इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा तेल खाने में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है और कौन सा तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? तेल ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कई चीज़ें ऐसे खाते ही हैं हम जिसके अंदर से ज़रूरी मात्रा में तेल मिल जाता है। और अगर अलग तेल खाएं, उसको पचाने के लिए हम क्षार पदार्थ तो चाहिए, वो न हो तो और परेशानी। इसलिए वही तेल हमारे शरीर के अंदर खुजली पैदा करने के लिए भी कारण बन जाता है। आजकल बाजार में बहुत सारे तेल अवेलेबल हैं, जिनमें कि खाने का नारियल तेल भी आता है, सरसों का तेल भी आता है। तो आप कौन सा बताना चाहेंगे? अगर तेल खाना ही है, तिल का तेल तो ठीक है। नारियल का तेल अगर कच्चा ले सकते हैं तो ठीक है। नारियल तेल को पका लें, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कच्चा नारियल खाएं, जो शरीर के अंदर हार्ट अटैक आता है, ऐसे कई किस्म के कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम आते हैं, वो सारा समस्या हल हो जाएगा। इसीलिए नारियल का तेल को पकाना नहीं। और कई किस्म के तेल होते हैं, लेकिन तिल का तेल तो अच्छा है। सरसों का तेल? सरसों का तेल भी अच्छा है। मूंगफली का तेल? तिल का तेल उतना अच्छा नहीं। सरसों का तेल क्यों अच्छा माना जाता है? सरसों का तेल में ऐसा है कि गुण मूंगफली से ज्यादा अच्छा है। और उसके अंदर जो देखा जाता है कि दाना जितना छोटा है उसके अंदर गुण उतना अच्छा है। तिल का दाना देखिए बहुत छोटा है, सरसों का छोटा है और मूंगफली का बड़ा है। सोयाबीन तेल का होता है, कई किस्म के फैट बनते हैं, लेकिन जितना दाना छोटा हो उसका वैल्यू उतना ज़्यादा। हाँ, हम बात कर रहे थे स्किन डिजीज़ की, तो आप हमें ये बताइए कि क्या ये जो स्किन डिजीज़ होती है वो एक से दूसरे को हो सकती है? जिसके शरीर में पहले से गंदगी हो उसको तो हो सकता है, लेकिन जिसका शरीर शुद्ध हो उसको वो नहीं, वो तो उसका इलाज भी करता है तो भी नहीं होता। छू सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्या स्किन ये डिसीज के इलाज में जी सूर्य किरण का बहुत महत्व है। और सूर्य किरण से ये बदन तो जलता हुआ नजर आएगा और खुजली बढ़ जाता है। एक इंसान ऐसे आए थे जो कि 16 साल तक अंधेरे कमरे में ही जीवन बिताया।
कभी भी धूप होती है तो बाहर नहीं आते थे। उनके सर से पांव तक सोरियासिस ऐसे स्किन प्रॉब्लम था जहां पर पूरे जगह जगह में निशान था, खराज था और ऐसे रसायन निकलता था जिससे जलता था शरीर। रात को 12 बजे के बाद निकलते थे थोड़ा सा टहलने के लिए। अगर कोई इंसान उस वक्त उनको देख ले, वो लगते थे भूत जैसे। काला शरीर, जगह जगह में फटा हुआ, और उनका आंख वाइट के अंदर काला तिल, ऐसा। वो उनको देखते ही वो लोग डर जाते थे। इसलिए जब वो कोई ऐसा इंसान उनको मिलता था तो वो वापस घर में आके रोकते थे। उनका भी इलाज हुआ, वो भी ठीक हुए। लेकिन उनको कहा गया कि जब आए थे उन्होंने पूछा मेरा इलाज का तरीका क्या है, कैसे इलाज करते हैं? तो मैंने सूर्य स्नान बताया तो उन्होंने कहा नहीं, हम सूर्य स्नान नहीं कर सकते। जब सूर्य हमारे चर्म में पड़ता है तो जलता है, तो हमें नहीं चाहिए। तो हमने उनको कहा कि हम ऐसा इलाज करेंगे कि आपका शरीर जलेगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, एक टब में पानी भर करके उसके अंदर उनको सुला दिया, लिटा दिया और सर को छाया में रखा और बदन को धूप में। पानी के जरिए जो धूप पड़ रहा था उनके शरीर में, उससे उनको कोई जलन नहीं हुआ। और 20 या 30 मिनट तक उनको बिठाए रखा धूप में। उस बदन को कोई गर्मी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन रोज उनको जब बिस्तर में लाके बिस्तर का मतलब कागज पर लिटा देते थे और एक रुई का टुकड़े को नारियल के तेल में डुबाकर बदन पोंछते थे। तो रोज इतना स्केल्स निकलता था चर्म के, बहुत सारे छिलके उतरते थे। रोज इतना निकलता था, उसको लिफाफे में डाल के, एक और लिफाफे में डाल के, तीसरे लिफाफे में डाल के, खड्डे में डाल के जला के उसको बंद करते थे। ऐसा क्यों करना पड़ता है कि वो उड़ता है तो कहीं खाने में लगता है तो किसी के ऊपर पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए ये हमें देखभाल करना पड़ता है कि ये सब जो भी स्केल्स निकलता है वो निकाल के जला दें। और करते करते 21 दिन के बाद उनके चर्म से कुछ भी नहीं गिरा, पूरा नया चर्म बन गया और उनका इलाज हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गए। क्या ये एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, हेरिडिटिकल डिजीज है ये डिजीज तो हेरिडिटरी नहीं है, लाइफस्टाइल हेरिडिटरी। जो बाप दादा खाते थे वही बच्चे खा रहे हैं, वही तल के खा रहे हैं, वही तल के बना रहे हैं, इसलिए उसी किस्म की बीमारियां आती हैं। जैसा कि आपने बताया कि शैम्पू और सोप यूज नहीं करना है, तो उसकी जगह क्या काम में ले सकते हैं? बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई पत्तों का पाउडर होता है, जबा कुसुम एक पत्ता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको पेस्ट बना के, बड़ा सॉफ्ट होता है लेकिन वो गंदगी निकालता है। हाइबिस्कस बोलते हैं उसका नाम। आपने अभी बताया कि हिबिस्कस के पत्तों का पेस्ट बना करके उससे आप नहा सकते हैं। क्या उससे सिर भी धोया जा सकता है, बाल धोए जा सकते हैं? हाँ, बाल के लिए ज्यादा अच्छा है जी। और पूरे शरीर के लिए? रेशमी बाल हो जाते हैं, बहुत अच्छे। जी। पूरे शरीर के लिए? पूरे शरीर के लिए जैसे बेसन हो या तेल से मालिश करें तो शिकाकाई पाउडर, ये सब कर सकते हैं। अगर एक्जिमा हो जाए उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद तो सिर्फ पानी। जी। जब किसी को चर्म रोग हो जाता है तो कौन कौन से काढ़े पीने चाहिए, कौन कौन से काढ़े फायदेमंद होते हैं? काढ़े नहीं, वो तो कच्चा रस पिलाते हैं। दूब घास का रस
और पेठा का रस, और सबसे बाद में कभी कभी बेल पत्र का रस, ये सब अच्छा रहता है। रोज उनको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से सांस अच्छी होती है और चर्म का रोज भी ठीक हो जाता है। चर्म से जो सांस हम लेते हैं, भले ही वो 10% है, लेकिन वो 10% जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्या जब भी किसी भी चर्म रोग के अंदर कोई भी प्राणायाम किया जा सकता है या कोई खास प्राणायाम करना चाहिए? इसको हम सहज प्राणायाम बोलते हैं, जिसमें कोई किस्म का जर्क नहीं होगा, झटके से भी ब्रीथिंग नहीं करना चाहिए। कई किस्म के लोग सिखाते हैं जिसमें कई बार झटका लेते हैं, कहीं यहाँ ध्यान करो, यहाँ ध्यान करो, ऐसे बोलते हैं। सहज प्राणायाम में कुछ नहीं करना होता। लंबी सांस खींचो और रोक लो, सांस बाहर निकालो और रोक लो। ये करने से पहले मुंह से सांस निकाल के सांस रोक लो, फिर शुरू करना है। फेफड़े को करीब करीब खाली करके फिर शुरू करते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, जब सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है, जब खुलता है तो सब उसके खिड़कियां खुलते हैं, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। वो अपने शरीर के अंदर से गंदी वायु निकालता है और जो अंदर अच्छा वायु हमने श्वास में खींचा है, ऑक्सीजन प्राणवायु को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लाल हो जाता है। जब सांस बाहर खींच के रोकते हैं, जगह से ये खून के कण गंदी वायु से भरकर नीले रंग का बन जाता है और फेफड़े की तरफ लाइन में जाता है। उसको बोलते हैं CO2 ट्रेन, कार्बन डाइऑक्साइड का रेलगाड़ी। वो लाइन में जाता है और वहां फेफड़े के अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि हमने सांस बाहर कर निकाल कर रोका है, तो दरवाजा फेफड़े का बंद रहता है। और थोड़ी देर के बाद जब सांस हम खींचते हैं, तब उसको अंदर आने की अनुमति होती है। इसमें एक खास बात क्या हमने देखा कि सांस निकालने के बाद थोड़ी ज्यादा देर रोक लें तो जगह से, सर में से, कंधे में से, कमर में से, जगह में जो दर्द होते हैं वहाँ पकड़ होता है गैस का, तो वहां से गैस छूट करके फेफड़े की तरफ आता है। ये सब क्रिया जो है चर्म को बचाने के लिए होता है, न केवल श्वास के क्रिया अच्छा होता है और चर्म के श्वास के क्रिया में भी मदद मिलता है बहुत अच्छी तरह से। जब किसी को स्किन की कोई डिजीज होती है तो क्या उसको अपनी स्किन पर, अपने चर्म पर कोई सा फल या सब्जी का जूस लगाना चाहिए? जैसे कि आप अक्सर बताया करते हैं कि पेठे का जूस लगाना बहुत फायदेमंद होता है, पेठा लगाना इटसेल्फ बहुत फायदेमंद होता है, तो वो किस तरीके से लगाया जाता है, तरीका क्या है? तो पेठे में बहुत ज्यादा वो पानी होता है, इसलिए उससे बेहतर है खीरा। जिसमें ज्यादा पानी ना हो, कम, उसमें भी पानी है लेकिन पेठा जितना नहीं है, कुछ कम है। तो उसको चर्म के ऊपर लगाकर उसके ऊपर गीला कपड़ा ठंडा उसके ऊपर बांधना चाहिए। इससे क्या है कि वो पट्टी वहीं रहता है और 30 मिनट से ज्यादा नहीं बांधना। अगर पूरे चर्म में है तो ये बांधने का कोई फायदा नहीं। उसमें पानी के अंदर से सूर्य स्नान करो, वो ज्यादा अच्छा है। जब खुजली लगे तब क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए?
बहुत अच्छा सवाल है। गीला कपड़ा हाथ में रखो, उस जगह से हल्का से फिराना चाहिए। खुजली करें ज्यादा तो उसमें घाव ज्यादा बन जाएगा और ये जाने में बहुत देर हो जाएगा। क्या नारियल तेल लगाया जा सकता है खुजली वाली जगह पर? बहुत अच्छा है। इसके अलावा और क्या और लगाया जो जा भी सकता है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी पदार्थ है मानसिक शांति। कई लोगों को चर्म रोग होने का कारण भी मानसिक अशांति है, और होने के बाद तो मानसिक अशांति और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर चेहरा खराब हो जाए, बदन खराब हो जाए, तो उनको चिंता बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि परेशानी की वजह से सांस खराब हो जाता है। सांस खराब होने से चर्म का सांस भी खराब हो जाता है। ये एक एक कारण को जानते नहीं लोग, दवाई लिए जा रहे हैं, दवाई लिए जा रहे हैं। मानसिक शांति को स्थापित करने के लिए एक इंसान को दूसरे के साथ अपने तुलना नहीं करना चाहिए। अपने पहले का समय और अब के समय और उत्तीर्ण करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तरह तरह के लोग होते हैं। मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं जितना वो है, ऐसा सोचने से परेशानी बढ़ता है। जब अगर ये सोच लें भगवान ने जो जो भी बनाया मुझे वो अच्छा है, अच्छा लगता है। और जो हम देखते हैं बड़े बड़े लीडर्स, वो इतने खूबसूरत तो नहीं है लेकिन बहुत मशहूर है, सब लोग उनको प्यार करते हैं। अक्सर कहा ऐसा जाता है कि नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उससे नहाने से भी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो क्या नीम की पत्तियों को उबालकर नहाया जा सकता है किसी भी चर्म रोग में, या कुछ खास रोग होते हैं जिनमें नीम की पत्तियों को उबाल के ही नहाना चाहिए? सारे चर्म रोग में नीम का पत्ते से नहाना अच्छा ही है, लेकिन ज्यादा गर्म का पानी नहीं, उसमें मामूली गुनगुना पानी हो तो वो ठीक है। लेकिन अंत में उसको ठंडा पानी से जल्दी से पानी गिरा करके सुखा देना चाहिए। और ऐसे तो बहुत सारी तकलीफें हैं। चर्म के रोगों कई अलग अलग किस्म के हैं। रंग उसका खराब हो जाता है, खुजली लग होती है, और ये सुख बहुत ज्यादा, जो मोटापा से पतला होने के बाद झुर्रियां, जगह जगह झुर्रियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और कहीं कहीं काला दाग हो जाता है। ये सारे किस्म के जो चर्म के रोग हैं, सबके लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मानसिक शांति और क्षार पदार्थ खुराक में, और साथ साथ व्यायाम। खूब सारा व्यायाम करें और किसी व्यवसाय में लग जाएं जिससे कि मन खुश हो और दूसरों का भी सहायता हो जाए। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि मानसिक शांति इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपने हमें बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगा। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।